हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय न्यू क्लासरूम। दिस इज़ खुशी जोशी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय न्यू क्लासरूम पे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए आपके फर्स्ट लेसन 10th क्लास के आर्थिक विकास की समझ का फर्स्ट लेसन विकास की सेकंड वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स, जिसमें से विकास क्या है, विकास के विभिन्न लक्ष्य क्या होते हैं, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है और धारणीय विकास जो हम सबसे इम्पोर्टेंट है, इट एक्स्ट्रा, हमने ये सब पढ़ा और आपने अच्छे से इसको लर्न भी किया। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आए। तो फ्रेंड्स, आगे आज हम सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप पहले उसे देख लीजिए ताकि सेकंड वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिसके हमने एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखना और लाइक कर देना फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे जान लीजिए कि हमारा नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन कौन सा आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फाइनल एग्जाम। तो आप जान लीजिए कि हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आप जान लीजिए। कहता है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंसेस बतानी है कि एक विश्व बैंक का मापदंड है और एक यूएनडीपी का मापदंड है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये जानना है कि यूएनडीपी है क्या। तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 डेफिनेशंस बताऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो मैंने आप बताया था मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से किस प्रकार भिन्न है। तो यूएनडीपी किस मापदंड से मापता है। यूएनडीपी का क्या है कि वो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और स्कूलों के अंदर बच्चों का नामांकन, कितने बच्चों का हुआ है, कितने आंकड़े हैं बच्चों के जिनका नामांकन हुआ है, कितने बच्चों का एडमिशन, यानी आप नामांकन जिसे कहते हैं एडमिशन हुआ है, चाहे वो प्राइमरी स्तर पर हो या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या कॉलेजेस के अंदर। तो ये बच्चों के नामांकन को देखता है और इसके अंदर यानी इसके अंदर आय से इसका संबंध नहीं है, इसका स्वास्थ्य सुविधाओं यानी सार्वजनिक सुविधाओं का ये आकलन करता है। जबकि विश्व बैंक के में आय के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। कैसे, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति औसत आय के द्वारा वह देशों की यह विभाजित करता है कि कोई देश कितनी आय पर वह विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। तो वो विश्व बैंक क्या करता है, उसका आय का अनुमान लगाता है, जबकि यह सार्वजनिक सुविधाओं का अनुमान लगाता है, व्यक्ति के फिजिकल विकास पर यह गौर फरमाता है। नेक्स्ट हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछता है कि हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। औसत आय का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि व्यक्ति की यानी एक देश की या प्रति व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। अब औसत आय की सीमाएं क्या है, क्वेश्चन में ये भी पूछता है। तो सीमाएं क्या है फ्रेंड्स, वो जान लीजिए कि यह प्रॉपर हमें कर्षणीय हमें नहीं उत्तर देता कि हमें एक व्यक्ति की कितनी आय है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति आप हैं, एक व्यक्ति मैं हूँ, तो अगर हम प्रति व्यक्ति औसत आय यानी एक साल के भीतर लगाते हैं तो वह प्रॉपर नहीं बता पाएगा कि हमारी निश्चित आय है कितनी, ना आपकी बता पाएगा ना मेरी बताएगा। इसलिए ये इसकी सीमा है कि यह निष्पक्ष उत्तर नहीं दे पाता। नेक्स्ट इसने पूछ रखा है सीमाएं के अंदर कि विकास की ये जो सीमाएं हैं वो आप बताइए। तो दूसरा है कि औसत आय के अंदर यह भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुओं के अनुमान लगाने में यह काबिल नहीं है। इस प्रकार कि किसी भौतिक वस्तु या अभौतिक वस्तु के द्वारा कितना विकास हो पा रहा है, कोई भौतिक वस्तु यानी जो हमें मान लीजिए भौतिक वस्तु के अंदर हमारे आ जाती है हमारी
श्रमिक हैं उनके द्वारा हमारा विकास हो पा रहा है, या अभौतिक हमारी सेवाओं के द्वारा योगदान किसका कितना अधिक है, ये निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए ये औसत आय की ये सीमाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि हम किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, हमारे आसपास कौन कौन से संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और जो कि हमारे नज़दीकी भविष्य के अंदर निरंतर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें उनके प्रति भी कंसर्न होना चाहिए कि हमारे जो हमें विरासत में मिले हैं उनका हम भी प्रयोग करें और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी प्रयोग करने दें। क्योंकि अगर हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए नहीं छोड़ते तो क्या हम उनका प्रयोग कर पाते, यानी हमारा आज जीवन पता नहीं क्या होता। इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस काफ़ी हमारे डेली लाइफ से, यानी हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बावजूद हम उनका प्रयोग अति करते हैं, क्योंकि हम उनका प्रयोग करने से ज़्यादा उनका वेस्ट यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो आप सभी से भी गुजारिश है, आंसर देने के साथ साथ मैं ये आपको जनरल लाइफ के अंदर भी लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि ये जो साधन है ये हम देश के युवा जो भविष्य हैं तो उनका भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी इन संसाधनों का, हमारे जो संसाधन है प्रकृति के, आप कहीं भी वेस्ट होता देखती हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, कहीं भी पेट्रोल हो, किसी भी प्रकार से, तो आप उनको बचाने की ज़रूर कोशिश करें। आप उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें सलाह दे सकते हैं। अगर आप पानी वेस्ट हो रहा है तो आप टोंटी को बंद कर सकते हैं, अगर बिजली वेस्ट हो रही है तो लाइट ऑफ कर सकते हैं, या पेट्रोल डीजल ये कुछ वेस्ट हो रहा है, अगर आप कहीं ट्रैफिक लाइन में हो तो आप उसे ऑन ना रखिए, किसी भी व्हीकल को ऑन ना रखें, आप उसे ऑफ कर दीजिए, जिससे हमारा कुछ तो बचाव होगा। लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि इतनी सी देर में क्या कुछ खर्च होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए बहुत योगदान दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी सीख थी जो हमारे क्वेश्चंस के थ्रू हमें मिल रही है। तो वो साधन कौन से हैं जो हमें आज मिल रहे हैं और शायद कल ना मिले, वो हमारे कहलाते हैं गैर नवीकरणीय, जो कि नए नहीं हैं, जो कि पुराने हैं और जो जिन्हें बनने में भी बहुत साल लग जाते हैं। ये माना जाता है कि 50 साल के बाद, या कहते हैं कि 500 साल के बाद में ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बनते हैं। कितने पेड़ पौधों के दब जाने के बाद में ये पेड़ पौधे डीजल के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में निकलते हैं ज़मीन से। तो ये क्या है, ये इनको बनने की प्रक्रिया भी तो इनकी बहुत स्लो है, और जिस गति से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स ये हमें सोचने की बात है, क्योंकि आज अगर हम जागरूक होंगे तो हम दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो ये हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका निर्माण नया नहीं हुआ है, पहले से होता आ रहा है या पहले हुआ था, और जिनका प्रयोग हम अभी तक कर रहे हैं, यानी जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला या डीजल। और हमारे दूसरे हैं नवीकरणीय संसाधन जिनको बनाया गया है, इनका नया निर्माण किया गया है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकते, उनका और निर्माण हो सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा। ये क्या है, इनके प्लांट लगे होते हैं जिन्हें हम और बना सकते हैं, लेकिन जो गैर नवीकरणीय संसाधन है उनको बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे भी एग्ज़ाम्स के अंदर आए थे, तो आपको भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हमारा उससे भी बेहतर और बढ़िया क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि धारणीय विकास, यानी धारणीयता के संबंध में विकास किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब जान लीजिए कि धारणीय विकास क्या होता है, या धारणीय का अर्थ क्या होता है। धारणीय विकास वह
उस विकास को कहती हैं जिसके अंदर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाकर संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, पर्यावरण का प्रयोग किया जाता है। यानी अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुष्ट करना कि आने वाली पीढ़ी भी संतुष्ट हो जाए और ये साधन बचे भी रह जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर छोटे क्वेश्चन 1 नंबर की क्वेश्चन में, 2 नंबर की क्वेश्चन में आपके आ सकता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में भी बड़ा आ सकता है। तो इसका आपको डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है। धारणीयता के अंदर आप कुछ भी आप ये अपनी समझ से लिख सकते हो कि धारणीय हमारे समाज को कितनी ज़रूरत है संसाधनों की, क्योंकि जिस गति से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं उतना इनका संसाधन, इनका जो स्टोरेज इतनी नहीं रही है। इनका दिन ब दिन हम इनका अति प्रयोग करते जा रहे हैं। कितना पेट्रोलियम का, डीजल का कितना प्रयोग होता है, तो वो क्या होता है, उससे उनके जो मात्राएं हैं वो ख़त्म होती जा रही है और बनने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो उससे क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी तो इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो हमें जो मिला है वो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आने वाली पीढ़ी को दें। तो इसलिए पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हमारी भी संतुष्ट हो जाए आवश्यकताएं और आने वाले पीढ़ी की भी हो जाए। तो और एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि ये चाहे इम्पोर्टेंट हो या ना हो कि हमें पूर्वजों से मिली है, लेकिन आपको ये बात ज़रूर समझनी है कि ये जो संसाधन है ये आपने आने वाली पीढ़ी या अपने बच्चों से उधार पर लिए हैं, जिन्हें उन्हें देना है वापस। तो हम कैसे देंगे उन्हें? जब हम उनका उचित नियोजित प्रकार से उनका प्रयोग करेंगे तब हम उन्हें दे पाएंगे, वरना जिस गति से हम आज कर रहे हैं उनका प्रयोग हम अपने बच्चों के लिए तो छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये ना समझें कि हमें पूर्वजों से मिला है, बल्कि आप ये समझेंगे कि आपने अपने बच्चों से उधार लिया और उन्हें आपको वापस देना होगा, तभी आप इन संसाधनों का उचित प्रयोग कर पाएंगे। आई होप आपने धारणीय विकास को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। और एग्ज़ाम के अंदर आप अगर इसे डिटेल से समझ लेते हो तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है। ये मे भी एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आता, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहता है कि धरती शायद सभी धरती के मनुष्यों को संसाधन उपलब्ध करा भी दे, परंतु एक व्यक्ति के लालच को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। वो कैसे, वो जानिए। क्योंकि जैसे उद्योगी है, कोई लालची व्यक्ति है, वो उन संसाधनों का अपनी आवश्यकता के तौर पर कम व लालच के तौर पर अधिक प्रयोग करता है। यानी धरती सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, अपने पर्यावरण सभी व्यक्तियों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है, लेकिन उस लालची व्यक्ति के लिए नहीं करवा पाएगा, क्योंकि लालची व्यक्ति का लालच कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, धरती सभी मनुष्यों का संसाधनों को उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को नहीं करवा सकती, क्योंकि वो एक व्यक्ति भी उन सभी मनुष्यों के से अधिक लालच या उसका उपयोग करेगा, क्योंकि वो अपने लालच में पड़कर उन संसाधनों का अति प्रयोग करेगा, उनका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए धरती उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे हमारा बढ़िया क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे डेली लाइफ से आप देखते हो, उसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बुक्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो आप अभी से समझ जाओगे, आपको बुक्स के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है वो किन कारणों से आ रही है, उनके उदाहरण दो कि किस प्रकार पर्यावरण के अंदर गिरावट आ रही है, क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो वो हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारे जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके कारण जो गर्मी है या पानी का
अति जो उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हम उस पर जितना यूज़ करना होता है उतना करना होता है, उसके बाद में हम खुला छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे आप पानी को रोक सकते हैं, वो रोका नहीं जाता, उसका अति प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो पानी की धरती पर कमी आ रही है, जिसके कारण कुएं, आपने पहले देखा होगा, कुएं, तालाब, बावरी ये बहुत होती थी, लेकिन आज कुएं, तालाब ये सब बिल्कुल भी नहीं है, पानी भी लिमिटेड आता है। तो ऐसा क्यों है? तालाब सूख गए हैं, ये पर्यावरण के जो संसाधन उनका अति प्रयोग के कारण है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि किस प्रकार इफेक्ट हुआ है कि तालाब, पोखरे या बावरियाँ या कुएं ये सब सूख गए हैं। या दूसरा क्या आता है कि जो ट्यूबवेल हैं हमारे खेतों में, आपने ट्यूबवेल देखे होंगे, वो ट्यूबवेल क्या है 300 फुट से भी नीचे चले गए हैं। पहले थोड़ी सी खुदाई करने पर भी ट्यूबवेल मिल जाते थे, मीठे पानी के ट्यूबवेल मिल जाते थे, लेकिन आजकल प्रदूषण के कारण पानी भी खारा है और ट्यूबवेल भी बहुत नीचे चला गया, उसका पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो इस प्रकार से भी इफेक्ट हुआ है। या दूसरा कि पर्यावरण के अंदर इतना प्रदूषण होने के कारण क्या होता है कि अगर सफ़ेद कपड़े सूखने के लिए छोड़े जाते हैं तो वो भी हवा में धूल करने के कारण कहीं ना कहीं से काले पड़ जाते हैं। तो ये भी प्रदूषण की कमी के कारण है। या तो फ्रेंड्स, तेजाब युक्त जो पानी है उद्योगों से निकलता है, क्योंकि जो उद्योग हैं वो अपने जो पानी दूषित होता है उस तेजाब युक्त पानी को नदियों में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है पानी दूषित होता है और वो विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है, हरी भरी भूमि बंजर होती जा रही है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पर्यावरण के अंदर जो उसकी गुणवत्ता है उसके अंदर गिरावट आ रही है। आपने देखा होगा कितनी गर्मी होती है, वर्षा में कमी आती है, मानसून असंतुलन हो गया है। क्यों हुआ है ये हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अनेक गैसें हैं जिसे हम जलाने के बाद में जो हवा में हम छोड़ते हैं, उससे क्या होता है पर्यावरण दूषित होता है, गर्मी तापमान बढ़ता है, जिसके अंदर क्या होता है जो तपन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठंडा मौसम कम रहने लगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों का मौसम आजकल थोड़े समय के लिए रहता है और गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत लेट तक जाती है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण में गिरावट के ही साइंस हैं, जिसे हम ही सुधार सकते हैं, जिसके तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप बिल्कुल जागरूक हों, आप पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि आपको, आपके समाज को, आपकी धरती को, आपके परिवार सभी व्यक्तियों को आपका लाभ प्राप्त हो। वरना क्या अर्थ है इस शिक्षा का जिसके अंदर आप सिर्फ किताबी कीड़े बनकर रह जाओ। आपके परिवार को, आपके समाज को जब आपकी ज़रूरत है, आपके ज्ञान की ज़रूरत है, तब आप उसे प्रदान करें। आप सलाह देने वाले हैं, आप समझदार हैं, तो आप इन्हें जो कोई गलत कर रहा है उसे रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये जनरली हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं और आप अच्छे से समझ भी जाओगे, कोई किताब पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है कि औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो मैंने आपको बताया कि देश की, इसका सूत्र मान लीजिए या डेफिनेशन मान लीजिए यही है कि औसत प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू देश की कुल आय बटे में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तब हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय आती है। जैसा कि मैंने बताया कि जनसंख्या के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की कितनी आय है, एक देश की कितनी आय है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय मैं आपको बता देती हूँ कि विभिन्न जो हमारे निवल घरेलू उत्पाद हैं या विदेशों से आयात निर्यात है, ये इन सब का जोड़ है वो राष्ट्रीय आय है। और अगर निवल राष्ट्रीय आय का पूछे तो उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर आप फिलहाल तो छोटे लेवल पे हो, +1 2 के अंदर आप इकोनॉमिक्स में आते हो, तो आप NNP FC या NNP या
GNPFC देखते हो, GNPMP देखते हो, तब आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए छोटा लेवल है तो आप इतना समझिए। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताए थे कि आपकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 डेफिनेशंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। पहला क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं, और दूसरी बात कि आपको अच्छे से याद हुआ है या नहीं। तो पहला है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा मैंने बताया था UNDP यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा मैंने बताया था BMI यानी बॉडी मास, और आई का मतलब इंडेक्स यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इससे क्या हमें पता चलता है कि इसमें व्यक्ति की निर्धनता के स्तर को अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति कितने व्यक्ति निर्धन है, निर्धनता रेखा उससे नीचे हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन, जैसे हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमें इसकी फुल फॉर्म हमें जाननी थी। और कुछ मैंने आपको जैसे कि बताया कि औसत आय क्या है। औसत आय वह आय है जो कि व्यक्तियों की एक साल के अंदर जितनी आय है उसका अनुमान लगाती है। और धारणीय विकास आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि धारणीय का विकास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आपको धारणीय विकास, जो कि मैंने बताया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना धारणीय विकास कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कवर करने हैं। इस फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, प्लीज़ आप वो सारे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको टफ नहीं लगेगा। एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी था ये 10th का इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन, विकास जिसका नाम था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मेरे जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि घर से बेहतर और जगह नहीं हो सकती। और सारे प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि कोरोना से बचने के प्रिकॉशंस ही वो तरीका है जिसके हम बच सकते हैं। खुद को, अपनी फैमिली को बचाइए। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग। टाटा।